हेलो एवरीवन, वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 5 जून और आज हम 4th और 5th जून यानी कि 2 दिनों की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 5th जून की बात करें तो हम इस डेट को सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अगर हम इसके बारे में डिटेल में देखें तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो हम 5 जून को प्रति वर्ष सेलिब्रेट करते हैं। और इस वर्ष की जो थीम है वो है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। हम अब क्यों सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? अगर हम इसकी बात करें तो ये जो डे है इट इज द लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड एक्शन। और आपने देखा कि प्रति वर्ष 5 जून को ग्लोबली ये सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इन 1972। और पहली बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया 5 जून 1973 को। और ये जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं, अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसके उद्देश्य हैं टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस एंड इनकरेज एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर इन्वायरमेंट, साथ ही प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हेल्दी लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर। इसके साथ ही मोबिलाइज करना इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज को, बिजनेसेस को और साथ ही गवर्नमेंट्स को टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्लानेट। तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को और इस वर्ष की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। अब साथ ही अगर हम आज के करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनकी बात करें तो आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। देन हम देखेंगे पीएम रिसर्च चेयर स्कीम के बारे में, रुद्रा मार्क 2 मिसाइल सिस्टम जो है इसके बारे में देखेंगे, महा वाटर मिशन जो है ये काफी न्यूज में रहा है इसके बारे में देखेंगे, इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं ये अभी काफी न्यूज में रहे हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। देन देखेंगे सोलर मार्केट 2025 रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि जो सोलर सेक्टर है उसमें इंडिया ने काफी अच्छा इंप्रूव किया है इसलिए काफी चर्चा में रहा है। इसके बाद हम देखेंगे इंडिया एआई डाटा लैब के बारे में, फूड प्लानिट प्राइज 2026 के बारे में देखेंगे, क्योंकि हाल ही में एक इंडियन स्कीम है जिसको इस प्राइज से सम्मानित या पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट उदयक के बारे में, शिप्रा रिवर हाल ही में न्यूज में रही है इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे ब्रिक्स 2026 के बारे में और लास्ट में देखेंगे पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। यहां पर अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स स्पैनिंग द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। और सेकंड स्टेटमेंट है इट इज एडेड इनटू द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स लिस्ट इन 2016। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है अगस्तामलाई बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप ध्यान रखेंगे अगस्तामलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये तमिलनाडु और केरला दोनों ही राज्यों के जो क्षेत्र हैं उनमें स्थित हैं। आप डिटेल में देख सकते हैं। So recently, the Supreme Court has ordered the immediate removal of encroachers and demolition of illegal structures across the ecologically sensitive Augustamalai Biosphere Reserve landscape in South India.
अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये काफी न्यूज में रहा है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स स्पेनिंग द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। और आपने देखा कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल किया गया 2016। साथ ही ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको स्टैब्लिश किया गया 2001 में। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इट हैज पीक्स रीचिंग 1868 मीटर अबव सी लेवल एंड इट इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड एरियाज जिनका नाम है सेंदोरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालगढ़ मुंदाथुराई टाइगर रिजर्व। It comprises of tropical wet evergreen forest, moist deciduous forest, and montane rainforest and solar fens. ये तो बात हो गई यहाँ की वेजिटेशन की। अगर हम यहाँ की फौना की बात करें तो इट इज होम टू more than 2200 species of higher plants, including about 400 that are endemic. साथ ही फौना की बात करें तो इट इंक्लूड्स द एशियन एलिफेंट, टाइगर, नीलगिरी तहर एंड बर्ड्स लाइक ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। और ये जो रीजन है इट इज द होम टू द कानीकरन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब्स इन द वर्ल्ड। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Prime Minister Research Chair scheme, consider the following statement. यहाँ पर जो प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष योजना है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट सीक्स टू कनेक्ट ग्लोबल इंडियन टैलेंट विद द प्रीमियर गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। Second statement है it provides fellowship and research grant support, access to laboratories and opportunities to work with the leading government institutions in India. And third statement is under this Prime Minister Research Chair Fellows will be selected by an empowered committee chaired by the Prime Minister of India. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम जो है जो कि हाल ही में न्यूज में रही है इससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो इम्पावर्ड कमिटी है वो चेयर की जाएगी बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। Recently, the Department of Higher Education under Ministry of Education in Government of India invites applications for the Prime Minister Research Chair Scheme 2026. ये जो स्कीम है ये एक फ्लैगशिप नेशनल इनिशिएटिव है जिसका एम है अट्रैक्ट करना, अकॉम्प्लिश करना इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स एंड प्रोफेशनल्स को फ्रॉम लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रीज with outstanding achievements in the research, innovation, and technology. It seeks to connect global Indian talent with the premier government higher education institutions, national laboratories, and research centers across the country. ये जो पीएम रिसर्च चेयर स्कीम है इसके फोकस एरियाज की बात करें तो 13 इसकी प्रायोरिटी एरियाज हैं जैसे कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, देन साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज। तो ये इस तरीके के इसके 13 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रुद्रा एम या रुद्रा मार्क टू मिसाइल। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है रुद्रा M2 जो मिसाइल सिस्टम है इससे संबंधित यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम। और सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है रुद्रा M2 जो मिसाइल सिस्टम है इससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है क्योंकि इसकी जो स्ट्राइकिंग टारगेट है वो है एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर ना कि 3000 किलोमीटर। आप देख सकते हैं। So recently, the Defense Research and Development Organization and the Indian Air Force have conducted the successful flight test of Rudra M2 missile. So ये जो Rudra M2 मिसाइल है ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम है and it is meant for air to surface role to neutralize many types of enemy assets. So it has been indigenously developed by Research Center Imarat Hyderabad as the nodal DRDO laboratory in collaboration with the other sister labs. So अगर हम रुद्रा मार्क 2 मिसाइल के फीचर्स की बात करें तो इसके स्पीड की बात करें तो इट कैन रीच अ पीक स्पीड ऑफ मैक 5.5। देन हम इसके रेंज की बात करें तो इट इज केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर। पेलोड की बात करें तो इट कैन कैरी अ वॉरहेड वेटिंग अप टू 200 kgs and it can be deployed from aircraft like Sukhois flying at altitudes ranging from 3 to 15 kilometer. So it acts as a key force multiplier and intends to eventually replace the older Russian origin KH-31 anti-radiation missiles. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा ये जो रुद्रा मार्क 2 मिसाइल सिस्टम है इसको डेवलप किया है रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महा वाटर मिशन। तो यहां पर ये जो महा वाटर मिशन है या महा जल मिशन है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है it is a high priority national program aimed at bridging the gap between fundamental research and field deployment of water solutions. And then यहाँ पर second statement है that the mission is a collaborative initiative involving the Ministry of Jal Shakti, the Anusandhan National Research Foundation and the Department of Space. Third statement है the platform provides financial grants specifically targeting multidisciplinary consortia, startups and MSMEs. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है महा वाटर मिशन से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं।
आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो मिशन है वाटर मिशन महा, तो यहाँ पर महा का फुल फॉर्म है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। और इसको डिजाइन किया गया है एज अ हाई प्रायोरिटी पाथवे फॉर टेक्नोलॉजी वैलिडेशन, डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियलाइजेशन टू ब्रिज द गैप बिटवीन बेसिक रिसर्च एंड एक्चुअल फील्ड डिप्लॉयमेंट। सो स्ट्रक्चरली देखें तो इट फंक्शंस एज अ कोलैबोरेटिव इंटरमिनिस्टीरियल प्लेटफॉर्म pulling expertise from the Anushandhan National Research Foundation, the Ministry of Jal Shakti, and ISRO's Department of Space. So this mission is backed by a 200 crore outlay, and it democratizes research funding by offering substantial financial grants to multidisciplinary consortia comprising universities, laboratories, startups, and MSMEs through dedicated open calls for prototype development. सो ये जो महा वाटर मिशन है, इसके अगर हम प्रायोरिटी थीम्स की बात करें तो ये 5 हैं। और इनमें फर्स्ट है वाटर रिसोर्स असेसमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सेकंड है ड्रिंकिंग वाटर। थर्ड है वाटर क्वालिटी एंड इकोलॉजिकल हेल्थ। फोर्थ है वाटर यूज इफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी। और फिफ्थ है क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एडेप्टेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। सो यहां पर कुछ इंडियन स्टेट्स के नाम दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। ये स्टेट्स हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि द ओपन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल stretches across how many of the states given above। सो यहां पर आपको बताना है कि भारत और नेपाल के बीच जो खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये ऊपर दिए गए राज्यों में से किस राज्य से होकर के गुजरती है, या जो ओपन इंटरनेशनल बाउंड्री है वो किन राज्यों से जुड़ी हुई है। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो स्टेट्स दिए गए हैं ऑप्शन में वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ओपन इंटरनेशनल बाउंड्री जो है इन सभी राज्यों में है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। आप देख सकते हैं। So the open international boundary between India and Nepal is approximately 1850 kilometer long, and it is shared across 5 distinct Indian states. So ये जो states हैं ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। सो जो सुस्ता डिस्प्यूट है ये बिहार से संबंधित है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर काला पानी है, साथ ही जो लिम्पियाधुरा और लिपू लेक है ये सभी इन क्षेत्र से संबंधित हैं। So precise management of this boundary is vital for subcontinental security due to cross-border movements, farming overlaps and territorial sensitivities. So आपने देखा कि ये जो 5 राज्य यहाँ पर नाम दिए गए थे ये सारे ही ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल से। आप ध्यान रखेंगे ये जो सुस्ता रीजन है डिस्प्यूट का वो स्थित है बिहार राज्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to a recent report, India overtook which country to become the world's second largest solar market in 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2025 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा बाजार में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सौर ऊर्जा शक्ति बन गया है। और आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जर्मनी या फिर फ्रांस।
आप ध्यान रखेंगे, यहां पर आपसे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट के बारे में पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो हाल ही में ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार अब इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट बन गया है, और इंडिया ने रिप्लेस किया है यूएसए को। आप देख सकते हैं, India has become the world's second largest solar market by overtaking the United States in annual solar capacity additions in 2025. So, the achievement reflects India's rapid progress in clean energy and sustainable infrastructure development. साथ ही इंडिया की सोलर कैपेसिटी की बात करें तो इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.8 gigawatt in 2014 to over 155 gigawatt in 2026. So this represents a growth of about 5,370% in solar power capacity over the period. And the expansion supports India's renewable energy goals and strengthens energy security while reducing dependence on fossil fuels. So this achievement also places India ahead of schedule in meeting its commitments under the nationally determined contributions. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which university has become India's first private university to establish an India AI Data Lab? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विश्वविद्यालय इंडिया का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है जिसने इंडिया एआई डेटा लैब की स्थापना की है। आपके ऑप्शंस हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आपको बताना है इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी बन गई है जिसने स्टैब्लिश किया है इंडिया एआई डाटा लैब। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू एस्टैब्लिश एन इंडिया एआई डाटा लैब इन कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया। So the lab aims to enhance students' employability by providing industry-relevant skills in artificial intelligence, data science, and emerging technologies. So it will offer a simulated apprenticeship platform enabling students to gain hands-on experience and work on real-world AI projects. So the India AI Data Lab will serve as a hub for research, innovation, hackathons, faculty development, and industry academia collaboration. तो आप ध्यान रखेंगे इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसने एस्टैब्लिश किया है इंडिया एआई डाटा लैब वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which initiative of Andhra Pradesh won the 2026 Food Planet Prize? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश की किस पहल ने 2026 का फूड प्लैनेट पुरस्कार जीता है। आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग यानी कि APCNF, सेकंड रायतू भरोसा योजना, थर्ड पीएम कुसुम योजना या फिर YSR जलकला योजना। को बताना है आंध्र प्रदेश राज्य का वो कौन सा इनिशिएटिव है जिसने हाल ही में फूड प्लैनेट प्राइज 2026 को जीता है।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये इनिशिएटिव है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल नेचुरल फार्मिंग जो है, ये प्रोग्राम ने जीता है 2026 का फूड प्लैनेट प्राइज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स। सो ये जो अवार्ड है इसको प्रेजेंट किया गया है बाय द कट बैकफर्स फाउंडेशन एंड कैरीज अ प्राइज अमाउंट ऑफ 1.5 मिलियन डॉलर। सो ये जो APCNF है, यानी कि ये जो इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में बाय रायतू साधिकार समस्त अंडर द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये जो प्रोग्राम है ये प्रमोट करता है नेचुरल फार्मिंग बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन सिंथेटिक इनपुट्स एंड इंप्रूविंग सॉइल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। सो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो फूड प्लैनेट प्राइज है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड है डेडिकेटेड इंटायरली टू ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल फूड सिस्टम्स। और साथ ही ये जो कट बेडफोर्स फाउंडेशन है ये स्थित है स्वीडन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट उदयक इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है परियोजना उदयक जो है ये किस संगठन की पहल है। आपके ऑप्शंस हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इंडियन रेलवेज, थर्ड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो प्रोजेक्ट उदयक जो है ये संबंधित है BRO से, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से। आप देख सकते हैं सो रिसेंटली द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड द 37th रेजिंग डे ऑफ द प्रोजेक्ट उदयक। और ये जो प्रोजेक्ट है ये BRO का इनिशिएटिव है फोकस्ड ऑन डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फार ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। सो ये जो प्रोजेक्ट है इसको स्टैब्लिश किया गया ऑन 1 जून 1990 एट डुमडुमा इन असम एज पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चरिंग इन द ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। सो यहाँ पर ये जो टर्म है उदयक, इसका मीनिंग होता है राइजिंग सन and it reflects the fact that the first rays of the sunlight in India fall within the project areas of responsibility। साथ ही अगर हम BRO की बात करें तो ये एक रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स है इंडिया की दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और 2015 में इसको इंटायरली ला दिया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। BRO को फॉर्म किया गया था 7 मई 1960 को टू सिक्योर इंडियाज बॉर्डर एंड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री। So it develops and maintains road networks in India's border areas and friendly neighboring countries. So neighboring countries जहाँ पे BRO वर्क करता है, अगर हम उनकी बात करें तो ये कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, ताजिकिस्तान एंड श्रीलंका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Shipra River that was recently seen in the news is a tributary of which river? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में छाई ये जो शिप्रा नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है। आपके ऑप्शंस हैं नर्मदा, यमुना, गोदावरी या फिर चंबल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो शिप्रा नदी जो है ये ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की। आप देख सकते हैं
The Shipra River system in Madhya Pradesh is facing a major crisis due to the drying up of its tributaries and declining perennial flow. So, Shipra River is an important tributary of Chambal River and it originates from the Vindhyan range near Ujjain in Madhya Pradesh and flows across the Malwa plateau before joining the Chambal River. सो शिप्रा रिवर की अगर हम मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये है खान एंड गंभीर नदी and the river is considered sacred in Hinduism as it is regarded as holy as the Ganga river. और अब ध्यान रखेंगे जो कुंभ का आयोजन किया जाता है वो भी शिप्रा नदी के तट पर किया जाता है उज्जैन में। शिप्रा रिवर के लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है अप्रोक्स 195 किलोमीटर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country hosted the high-level dialogue on advanced livestock technology and feed systems under the BRICS Agricultural Working Group in June 2026? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जून 2026 में ब्रिक्स कृषि कार्य समूह के अंतर्गत उन्नत पशुधन प्रौद्योगिकी और चारा प्रणालियों पर जो उच्च स्तरीय संवाद हुआ उसकी मेजबानी किस देश ने की है? आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो क्योंकि ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है 2026 की वो भारत के पास है तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये भी हुई है भारत में। आप देख सकते हैं। So India's BRICS chairship in 2026 marked a significant milestone with the convening of the high-level dialogue on advanced livestock technology and feed systems. So the Department of Animal Husbandry and Dairying under Government of India organized the dialogue in June 2026 and this meeting was conducted in virtual mode from Krishi Bhavan, New Delhi under the aegis of the BRICS Agricultural Working Group. सो ये जो इवेंट है ये फोकस्ड रहा ऑन प्रमोटिंग इनोवेशन एंड फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज इन एडवांस्ड लाइव स्टॉक टेक्नोलॉजीज, एनिमल न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल फीड सिस्टम्स। सो यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह, अलाइज ललन सिंह एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रोफेसर SP Singh Baghel participated in the dialogue emphasizing rural prosperity and livelihood. सो ये जो लाइव स्टॉक सेक्टर है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ वाइटल फॉर विमेन एम्पावरमेंट एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अक्रॉस ब्रिक्स नेशंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर द PM स्वनिधि स्कीम विच completed 6 years of implementation in June 2026. What are the specific amounts provided in the 3 progressive tranches of collateral-free loans? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2026 में कार्यान्वयन के 6 वर्ष पूरे करने वाली ये जो PM स्वनिधि योजना है इसके तहत बिना किसी गारंटी के दिए जाने वाले ऋणों की जो 3 क्रमिक किस्तें हैं उनमें जो राशियां हैं वो कितनी कितनी प्रदान की जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 10,000, देन 20, देन 30, सेकेंड 15, 25 एंड 50, थर्ड 5, 10 एंड 20 या फिर 20, 30 एंड 40। आपको बताना है PM स्वनिधि योजना के तहत जो 3 किस्तें प्रदान की जाती हैं वो कौन सी हैं या कितने अमाउंट की हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये अमाउंट है 15,000, 25,000 एंड 50,000। आप देख सकते हैं
In June 2026, the PM Swanidhi scheme completed 6 years of its successful implementation. So, this scheme facilitates financial empowerment for street vendors by providing collateral free loans in the three progressive stages or trenches. So these are valued at 15,000, 25,000, and 50,000 rupees respectively. And these loans are accompanied by interest subsidy and credit guarantee support to ensure they remain affordable and accessible for vendors. So ये जो स्कीम है इसका प्राइमरी गोल है टू इंश्योर एक्सेस टू क्रेडिट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ फॉर स्ट्रीट वेंडर्स who often lack traditional collateral. सो यहाँ पर ये जो पीएम स्वनिधि है तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2020 में। साथ ही अगर हम स्वनिधि स्कीम के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।